हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और सरकारी नौकरी पर। अभी तक हमने 3 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से इन्होंने आसानी से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ एक टॉपिक की शायद बाकी है, वो मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी। शायद मृदा टॉपिक की बाकी है। आप पीडीएफ की टेंशन ना लें, वो जल्दी जो है वो भी मैं आपको दे दूंगी। आज जो है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, इसकी दूसरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि आरएसएम एसएसबी ने किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे हैं। स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप जब भी ये टॉपिक पढ़े तो आपको कहाँ कहाँ जो है मेन फोकस रखना है, वो जो है आपको इस क्लास से पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू कर लेते हैं। वर्तमान में अरावली विद्यमान है। तो वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। वर्तमान के बारे में पूछा है, बाकी इसका जो निर्माण जो है वो वलित पर्वत के रूप में हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है ऐसा पर्वत या फिर ऐसे पर्वत जिनका निर्माण किसी अपरदन के कारण हुआ है, उन या फिर इरोजन के कारण हुआ है, उन्हें जो है अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिम में रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा जो है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। जब भी आप इस तरीके से डाटा पढ़े जैसे सेंटीमीटर हो गया या भले मीटर हो गया, जब भी आप ऊंचाई पढ़े, जब हम आगे पढ़ेंगे पहाड़ियों वगैरह, इनकी जो ऊंचाइयां मीटर में दे रखी होती है, तो आपको इनको फीट में बदलना भी आना चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको उसको मिलीमीटर में भी बदलना आना चाहिए। अगर आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो पेपर में वही चीजें पूछी जाती है, बस थोड़ा सा ही घुमाते हैं। और इतना सा दिमाग तो हमारे अंदर होना चाहिए कि हाँ, कि एग्जामिनर ने ये पूछा है तो भाई थोड़ा आगे पीछे ये चीजें पूछी जा सकती है, ये नॉर्मल सी चीज है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के किसी न किसी एग्जाम में पूछा था 50 सेंटीमीटर, इसको मिलीलीटर में शायद इसमें किसी न किसी में चेंज करके दिया था, बाकी और कुछ भी नहीं है। कभी कभी जो पर्वत पठार इनकी जो ऊंचाई जो होती है हम मीटर में पढ़ते हैं और कभी कभी फीट में दे देते हैं। तो इसके लिए हमको पहले से रेडी रहना है। हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं, क्षेत्रफल किलोमीटर में पढ़ते हैं, तो हमें मील में भी पता होना चाहिए। ये कॉमन सेंस है। और फिर जब क्वेश्चन एकदम से आते हैं तो फिर हमें लगता है यार ये बहुत लेवल का पेपर बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र उसे हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है। भौतिक प्रदेश पूछा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ढंग से समझना है। भौतिक प्रदेश पूछा है और ऊपरमाल पूछा है। ऊपरमाल यानी कि बिजोलिया, बिजोलिया आंदोलन में हम पढ़ते ही हैं। ये जो है कोई जिला नहीं पूछा है, भौतिक प्रदेश पूछा है। तो ऊपरमाल जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठार में आता है, दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर आता है। छप्पन का मैदान जो है वो राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो छप्पन का मैदान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। बस छप्पन का मैदान इसी को अलग अलग तरीके से पूछा है, कभी जिले पूछ लेता है, कभी भौतिक प्रदेश पूछ लेता है, इस तरीके से, पर इम्पोर्टेंट है। बेराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, और कौन सा जो सम्मिलित है और कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस तरीके के जो फैक्ट है मैंने पूरे पूरे लिखे हैं। यानी कि वो क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है ताकि आपकी एक समझ बने। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी तो उसमें समझ में नहीं आएगा। अगर जो बच्चा फर्स्ट में देखेगा या फिर जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो फ्रेशर होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने इनको पूरा लिखा है। बेराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, चारों ऑप्शन लिखे हैं। अजमेर, अलवर, जयपुर, टोंक। तो बेराठ के यानी कि विराटनगर, इसके अंदर जो है वो अजमेर सम्मिलित नहीं है। अलवर, जयपुर और टोंक, ये तीनों के तीनों जो है वो बेराठ में सम्मिलित हैं। अब ये क्वेश्चन बना कहाँ से, ये क्वेश्चन जो बना है वो बना है भौगोलिक शब्दावलियां जो हम पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन बना है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो वहां से 5-6 फैक्ट ही ऐसे हैं जो आरएसएसबी ने पूछे हैं। यानी कि उस सब टॉपिक को जब भी आप पढ़ो तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, पर हाँ, पढ़ना जरूर है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कम ही पूछा है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है।
बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एकदम से इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेराट सभ्यता भी है, तो हम सिर्फ जयपुर पर फोकस करके बैठ जाते हैं, जबकि इस जयपुर यहाँ सभ्यता उस हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये भौगोलिक शब्दावली उसमें से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान में मरु जिले कितने हैं? तो राजस्थान में मरु जिले जो है वो 12 हैं। ये जो क्वेश्चन जो है ये 2018 के एग्जाम में पूछा था। उस समय जो है वो मरु जिले में 12 जिले शामिल थे मरु जिलों के अंतर्गत। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है डेफिनेटली जिलों की संख्या जो है वो बड़ी है, और इसमें जो है वो 3 जिलों की वृद्धि हुई है। कैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है, इसके अलावा जोधपुर से फलोदी अलग हुआ है, इसके अलावा नागौर से डिडवाना कुचामन अलग हुआ है। तो ये जो 3 मेन जिले जो हैं वो अलग हुए हैं, यानी कि बड़े हैं। तो कुल जिलों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 से 15। यहाँ बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं 12 पढ़ने को मिलता है, सॉरी कहीं कहीं 15 पढ़ने को मिलेगा, कहीं 14 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसमें देख सकते हैं मरु जिले में मेन जो है वो 12 जिले कौन कौन से हैं, और अब 15 हो गए, वो कौन कौन से हैं? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर से फलोदी अलग हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है, जालोर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, और नागौर से डिडवाना कुचामन जो है अलग हुआ है। इस तरीके से कुल जो है वो 15 जिले हैं। अभी वर्तमान की बात करें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन अरावली प्रदेश में बनता है, उसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को अधिकतर, और उसके जो है डाटा कहीं है भी नहीं, ये रियल बात है। अधिकतर उसमें कंफ्यूजन ही रहता है, क्योंकि मेन उसमें जिले अलग है और छोटे मोटे मिला के अलग दूसरे जिले जो हैं वो अलग है, और उससे भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है डग गंगाधर उच्च भूमियां जो है किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो डग गंगाधर उच्च भूमियां हाड़ौती पठारी प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हाड़ौती पठारी प्रदेश में स्थित है। गोडवार बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है, वो इसलिए लिखी है कि इस चीज को आपको समझे। गोडवार बेसिन जो है किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है, यानी कि भौगोलिक प्रदेश ही पूछ रहा है वो, और हाँ ऑप्शन इस तरीके से दे रखा होता है, हमें आपको इस चीज को पकड़ना है। वो मेन जो है वो किसका वर्गीकरण पूछा है, भौगोलिक विभाग या फिर भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है, इस तरीके से पूछा है। तो गोडवार बेसिन जो है वो गोडवार बेसिन धार या फिर पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात जो है वो किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है कि चूलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण है और कौन सा कारण नहीं है? अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से बने हैं, क्योंकि ये जो है राजस्थान की वन संपदा यानी वनस्पति उसमें भी पूछते हैं, और भौगोलिक प्रदेश के अंदर भी आता है तो उसमें भी पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा जो है कारण नहीं है? चारों ही ऑप्शन मैंने लिखे हैं ताकि आपकी एक समझ बने। अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी और वनोन्मूलन। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। हम भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, अम्लीय भूमि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसका उपचार करते हैं, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कठोर मौसमी परिस्थितियां यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये तो है डेफिनेटली इसका एक कारण है, इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश बहुत होती है। बढ़ती आबादी, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक कारण है। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, इस वजह से जो है वनोन्मूलन हो रहा है और जो है मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ रहा है। तो कौन सा कारण जो है मरुस्थलीकरण का नहीं है? वो है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये इसका कारण नहीं होगा। नेक्स्ट है चंद्राकार बालू का स्तूप जो है वो कौन से बालू का स्तूप होते हैं? तो बरखान बालू का स्तूप जो है वो चंद्राकार है, या फिर इनको अर्ध चंद्राकार भी बोलते हैं। इनका आकार जो है वो अर्ध चंद्राकार होता है। क्वेश्चन चंद्राकार से पूछा है आरएसएसबी ने, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अर्ध चंद्राकार से पूछ ले, बाकी वास्तव में इनका आकार अर्ध चंद्राकार होता है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से आच्छादित है?
तो वो है पेरापोलिक। पेरापोलिक बालू का स्तूप जो है वो सबसे ज्यादा है। थार मरुस्थल में बरखान नहीं होगा, बहुत ध्यान से याद रखना इसको। बरखान जो है इसका आंसर नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो है बालू का स्तूप जो है वो है पेराबोलिक। अधिकतर बच्चे जो है 80% 80 से 90% बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो बरखान को सही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बरखान नहीं है, पेराबोलिक बालू का स्तूप सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? पूर्वी बेसिन मैदान यानी कि पूर्वी मैदान की बात हो रही है, उसका भाग नहीं है। तो लूनी बेसिन जो है वो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, क्योंकि आपको पता है लूनी बेसिन जो है वो अर्ध शुष्क पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। और बात करें पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान में मेन जो है वो 3-4 भाग आते हैं। कौन कौन से? माही बेसिन, मध्य माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन, ये 4 आते हैं। तो आपको इनमें पूरी मैदान में 4 बेसिन याद रखने। लूनी बेसिन जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है गग्गर का मैदान जो है वो किस भौगोलिक क्षेत्र का उप क्षेत्र है? किसका उप क्षेत्र है? तो गग्गर का मैदान जो है वो अर्धशुष्क क्षेत्र का उप क्षेत्र है, क्योंकि अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर जो है आपको पता है गग्गर का मैदान आता है, शेखावाटी अंतर प्रवाही क्षेत्र आता है, लूणी जवाई बेसिन आता है यानी कि गोलवार बेसिन आता है। नेक्स्ट है वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले जो है वो शामिल हैं? वागड़ क्षेत्र के अंदर मेन जो है वो 2 आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप का प्रकार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। थली, बरखान, सीफ और पेराबोलिक, मैंने चारों ही लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लास्ट में हमें याद नहीं रहता है कि कौन सा तो बालू का स्तूप है और कौन सा नहीं है। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है वो है थली। थली बालू का स्तूप नहीं है। बरखान बहुत ही पॉपुलर बालू का स्तूप है। सीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीफ एक बालू का स्तूप है, याद रखना है हर हाल में, सीफ एक बालू का स्तूप है। पेराबोलिक, पेराबोलिक भी एक बालू का स्तूप है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? चारों ही ऑप्शन लिखे हैं मैंने, अतिवृष्टि, अतिचारण, निर्वनीकरण और नगरीकरण। तो अतिवृष्टि जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं होगा, क्योंकि अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बारिश, और बहुत ज़्यादा बारिश होना मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। अतिचारण डेफिनेटली इसका एक मरुस्थलीकरण का एक कारण है। निर्वनीकरण यानी कि वनोन्मूलन, ये भी इसका एक कारण है। और नगरीकरण यानी कि बढ़ती आबादी, और बढ़ती आबादी के कारण नगरीकरण की समस्या होगी, तो नगरीकरण जो है वो मरुस्थलीकरण का एक कारण है, लेकिन अतिवृष्टि जो है वो इसका एक कारण नहीं होगा। राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग जो है कौन सा नहीं है? चारों ही ऑप्शन लिखे हैं, बनास बेसिन, शेखावाटी, गग्गर बेसिन और घोड़वार बेसिन। जब भी बांगर प्रदेश की बात आए ना, तो आपको हमेशा जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके जो 2 भाग है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल, आपको अर्धशुष्क मरुस्थल याद करना है। और अर्धशुष्क मरुस्थल में 4 जो है अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 उपवर्गीकरण है, वो चारों के चारों जो है वो बांगर प्रदेश के अंदर आएंगे। तो इनमें से कौन सा जो है वो बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? वो है बनास बेसिन। क्यों? क्योंकि बनास बेसिन जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। शेखावाटी, गग्गर बेसिन और गोडवार बेसिन जो है वो बांगर प्रदेश का भाग है, यानी कि अर्धशुष्क पश्चिमी राजस्थान के भाग है। बनास बेसिन जो है वो इसका एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? मैंने पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार जो है RSS ने पूछा हुआ है, और लैंग्वेज सेम है, इसी को बस आगे पीछे कर देता है, बाकी सेम लैंग्वेज है। तो वो जो है मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला बालू का स्तूप बरखान बालू का स्तूप होता है। अब हम जो है इस टॉपिक में बहुत सारे जो है बालू का स्तूप हमें पढ़ने हैं, लेकिन कौन कौन से मेन जो ऐसे बालू का स्तूप है जिनको हमें हर हाल में याद रखने, वो आपको ये क्लासेस बताएगी। तो एक भी क्लास को मिस ना करें, ये हकीकत बात है, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना बहुत है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, RSS भी जो है वो कहाँ फोकस करता है, उनके लिए ये क्लासेस एकदम रामबाण है। नेक्स्ट है
पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है, यानी कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पूछा है। तो 41.5% जो है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 41.5% आपको याद रहना चाहिए। और कुछ याद रहे ना रहे, 2-3 डाटा ही है। एक तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना है, और एक ही आपको ये याद रखना है जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है। अगर एक चीज़ याद रह जाएगी तो दूसरी चीज़ अपने आप याद रहेगी। कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि जो है वो क्या कहलाती है? तो कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि जो है वो भोराट कहलाती है, या फिर भोराट का पठार कहलाती है। सबसे बड़ा जो है वो भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि 61% जो है इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का 61% है। बीहड़ जो है वो किस बेसिन में पाए जाते हैं? तो बीहड़ जो है वो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, बीहड़ से हर तरीके से क्वेश्चन पूछा आरएसएसबी ने। बीहड़ कौन से नदी बेसिन में पाए जाते हैं? बीहड़ कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? बीहड़ कौन से जिलों में पाए जाते हैं? 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे जो है आरएसएसबी ने पूछे हैं। चंबल बेसिन की स्थलाकृति जो है वो प्रधानतः है, यानी कि जो चंबल बेसिन है उसकी जो स्थल भूमि है वो किस प्रकार की है, किस टाइप की है? तो वो उत्खाती भूमि है, यानी कि बेडलैंड टोपोग्राफी जो है वो चंबल बेसिन की भूमि है। इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। एजिटिस लैंग्वेज थी, वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। ये दोनों जो हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग है। सेम लैंग्वेज मैंने लिखी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। एज इट इज जो है पूछा है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग आपको याद रखने हैं, एक तो विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान का भाग जो है कौन सा नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो माउंट आबू, कोटा, अजमेर और बूंदी, इनमें से कौन सा जो है वो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कभी इस तरीके से क्वेश्चन देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, हमने प्रैक्टिस नहीं की हो, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि पूरे मैदान की बात कर रहा है। और पूरे मैदान में मेन हमें 4 बेसिन याद रखने हैं। कौन कौन से? मध्यमाही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है? तो देखो ये जो है ना बेसिन से, इन्हीं से क्वेश्चन है। कैसे? इसमें जो है वो माउंट आबू जो है वो पूरी मैदान का भाग नहीं है। कोटा, अजमेर और बूंदी जो है वो पूरी मैदान का भाग है। कैसे? ये जो है वो बनास, ये कोटा जो है चंबल बेसिन का प्रवाह क्षेत्र इसके अंदर आता है। अजमेर जो है वो हमारे बनास नदी बेसिन के अंतर्गत आ जाता है। बूंदी चंबल बेसिन के अंदर आ जाता है। लेकिन माउंट आबू जो है इसमें कोई सा भी बेसिन नहीं आता। जो 4 मेन बेसिन है और माउंट आबू के अंदर कोई सा भी नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा माउंट आबू। इस तरीके से हमें जो है दिमाग लगाना है। मेन आपको भौगोलिक प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मेन जो उनका वर्गीकरण है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपका वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से है, कंप्लीट है, तो मैं तो ये मानती हूँ 90% आपकी चीज़ें कंप्लीट। मध्य अरावली श्रृंखलाओं का विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ है? मध्य अरावली की बात हो रही है। अरावली पर्वतमाला 3 भागों में बांटी हुई है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो मध्य अरावली जो है वो अजमेर से जयपुर के मध्य है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आएगा, आप खुद देखोगे। गोडवार प्रदेश जो है वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो गोडवार प्रदेश जो है वो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। वैसे ये अर्धशुष्क प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन में अर्धशुष्क था ही नहीं, तो हमें शुष्क प्रदेश को सही करना था। ये तो कॉमन सेंस है। 56 का मैदान जो है वो किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है? तो 56 का मैदान जो है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। पहले जो पूछा था वो पूछा था कि किन जिलों में स्थित है, और इस बार किन भौगोलिक प्रदेश में स्थित है। तो 56 का मैदान जो है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। क्यों? क्योंकि 56 का मैदान यानी कि मध्यमाही बेसिन उसके अंदर आता है, और मध्यमाही बेसिन जो है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वर्गीकरण से ही बन रहे हैं। आपको वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वह जिला जिसमें
अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि ये जो है ना ऐसा क्वेश्चन है कि आते आते हम या तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आ जाते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि वह जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, तो ऑप्शन जो है वो है जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू। इसके अंदर जो है जालोर में जो है वो अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो शुरू ही हमारे यहाँ सिरोही से हो रही है और सिरोही के जस्ट पास में जालोर। तो बच्चे जो है ये सोच लेते हैं कि उस लास्ट के टाइम में अगर याद नहीं आता तो अंदाज़ा लगा देते हैं कि जालोर में भी जो है अरावली का विस्तार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अरावली पर्वतमाला जो है वो सिरोही से स्टार्ट हो रही है और जालोर जो है वो पूरा का पूरा इसमें पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर आता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर। छप्पन का मैदान किन किन जिलों के बीच स्थित है? तो छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन जिलों के अंदर स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में स्थित हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कौन से बालू का स्तूप जो है वो पवन की दिशा के समानांतर होते हैं? तो वो है सीफ। इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था बरकान, सीफ और पैराबोलिक, ये 3 बालू का स्तूप आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसी के अंदर 2 क्वेश्चन है। सीफ जो है वो समानांतर होते हैं, वायु की दिशा के समानांतर होते हैं। स से सीफ, स से समानांतर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं? मैंने ऑप्शन लिखे हैं लूणी बेसिन, घग्गर का मैदान, दक्कन लावा पठार और छप्पन बेसिन। इनमें से जो है कौन कौन से पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो वो है लूणी बेसिन और घग्गर का मैदान। ये दोनों ही जो है वो अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर सम्मिलित हैं। दक्कन लावा पठार ये जो है हाड़ौती पठार का हिस्सा है और छप्पन बेसिन ये पूर्वी मैदानी जो भाग है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट है कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? पूरी लाइन लिखी है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन को देखो, कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ही इसने अर्धशुष्क पूछ लिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल दे रखा होता तो बच्चे जो है वो समझ पाते हैं, लेकिन अर्धशुष्क मैदान, अर्धशुष्क उसके बाद में मैदान, फिर भौतिक प्रदेश, तो थोड़ी लैंग्वेज अलग सी हो गई। इनमें से कौन सा जो है वो राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? और अर्धशुष्क के अंदर आपको 4 ही याद रखने हैं मेन। कौन कौन से? गोडवार प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान और नागौरी उच्च भूमि। तो जोधपुर उच्च भूमियाँ जो हैं वो इसमें अंदर सम्मिलित नहीं है। यहाँ जो है नागौरी उच्च भूमियाँ आएगा, ना कि जोधपुर उच्च भूमियाँ। नेक्स्ट है अरावली जो है वो पर्वत का प्रकार है, यानी कि किस टाइप का पर्वत है? तो वर्तमान में जो है अरावली अवशिष्ट प्रकार का है। ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही आपको याद हो तो पहले भी बन चुका है। अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है अरावली पर्वतमाला। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।